नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ मेहमान आप देख पा रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन साहब, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ पहुंच चुके हैं सेट पर और आने वाले हैं स्टूडियो में प्रोफेसर संगीत रागी। मोदी सरकार बन चुकी है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी अपना कामकाज शुरू कर चुके हैं। दो अहम फैसले व्यूअर्स उनके क्या रहे। आते ही पहले किसान सम्मान निधि की पहली किस्त डाली, 20,000 करोड़ रुपए की 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में। तो पहले ही जो मैसेजिंग थी बड़ी क्लियर थी कि भाई मोदी सरकार का हाथ किसानों के साथ। और दूसरा फैसला क्या किया उन्होंने, 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी आवास बनाएगी मोदी सरकार और ये प्रायोरिटी पर काम किया जाएगा। उनकी जो कैबिनेट मीटिंग हुई कल, उसका पहला फैसला ये था। तो दोनों संदेश बिल्कुल क्लियर हैं। अब आप इसको राजनीति से तो जोड़ेंगे ही और जोड़ना भी चाहिए। नतीजे जो आए उसके बाद बिल्कुल क्लियर कर दिया मोदी सरकार ने, देश में किसान गरीब के साथ खड़ी है ये सरकार और पहले दिन से काम उनके लिए शुरू कर दिया गया। अब आते हैं जो ये कल देर शाम पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ, जो पता चला हम सबको, उसके अंदर सभी कैबिनेट मंत्रियों को 30 कैबिनेट मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए। स्वतंत्र प्रभार वाले जो विभाग हैं वो एमओएस लगा दिए गए उन सबके साथ। अब इसके अंदर जो बिगेस्ट गेनर्स आप कह लीजिए निकल करके सामने आए, या यूं कहिए कि जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और जिन्हें सबसे ज्यादा काम दिया गया है, आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं। आज सारे मंत्री अपने अपने मंत्रालयों में दफ्तरों में पहुंच गए थे और सरकारी समय जो होता है उससे तो काफी देर पहले ही पहुंच गए। जैसे डॉक्टर एस जयशंकर तो वो तो सुबह 8:30 बजे अपने दफ्तर पहुंच गए। खट्टर साहब, शिवराज सिंह चौहान, बाकी मंत्रियों, सीआर पाटिल वगैरह सब 9 बजे से पहले पहले अपने दफ्तर के अंदर पहुंचे हुए थे। सीधा हाजिरी लगाई, अपना कामकाज शुरू किया, पूजा पाठ जिसको मतलब करनी थी दफ्तर के अंदर वो किया और काम शुरू। यानी मोदी सरकार अब काम पर लग चुकी है। अब पहला इम्तिहान जो आगे आने जा रहा है इस सरकार के आगे, सबसे पहले कुछ राज्यों में चुनाव होंगे। सरकार का इम्तिहान तो चुनावों में ही होता है ना। अब वो कौन से राज्य हैं? वो राज्य है महाराष्ट्र, वो राज्य है हरियाणा, वो है दिल्ली, वो है झारखंड। इनमें से आप एक दिल्ली को छोड़ दीजिए तो बाकी तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत कसरत और मशक्कत करने की जरूरत है, खासकर महाराष्ट्र में और उसके अलावा हरियाणा के अंदर, जहां अभी आपने लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखा पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। अब हम उसको इन चुनावों के साथ जोड़कर तोलकर भी देखेंगे, बात करेंगे। और ये जो टीम बनी है इसमें अगर टॉप 5 आप देखिए, हैवी वेट मंत्रालय जिनके पास है मैं उनकी बात करूं, और टॉप 4 को छोड़ दीजिए आप, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनको छोड़ दीजिए, वो तो पहली वाली टीम है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, एमएल खट्टर अर्बन डेवलपमेंट ऊर्जा मंत्रालय, सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री, जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर, अश्विनी वैष्णव रेलवे आईएनबी आईटी। ये 5 ऐसे विभाग मंत्री हैं जिनको सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है मोदी सरकार में। आज हम इनकी जरा खुलकर के बात करेंगे। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान, पहले तो उनका प्रदेश उन्होंने राज्य में डिलीवर किया नरेंद्र मोदी की सरकार के काम और अपनी सरकार के काम के बल पर, और उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें डिलीवर करवाई। तो सबसे बड़ी इस परीक्षा में कामयाब जो हुए, डिस्टिंक्शन के साथ नहीं बल्कि कहना चाहिए 100%, लगभग 100% रिपोर्ट कार्ड लेकर के, वो शिवराज सिंह चौहान है जो देश के नए कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं। और उनकी तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं स्क्रीन पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, टास्क बहुत बड़ा है लेकिन उनके सामने किसानों के साथ इस सरकार के रिश्तों को बनाए रखना, यूं कहिए कुछ हद तक सुधारना उनकी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर उनके सामने लक्ष्य बहुत बड़ा है, चुनौती बड़ी है। लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूं, थोड़ा सा क्या पूरे 20 साल पीछे ले जाता हूं। जब 2005 में उनको उमा भारती के एक मामले में फंस जाने की वजह से सत्ता मिली थी, तो लोगों ने कहा कि ये तो हो गई गड़बड़, अब भारतीय जनता पार्टी का कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनके बीच में बाबूलाल गौर भी आए, एक स्थिति ऐसी बनी, लगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी अब संभल नहीं पाएगी। इतनी बड़ी जीत को संभालना किसी नेता के वश का नहीं है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसको हम बारंबार मतलब मैं तो निजी तौर पर मानता हूं कि गुजरात से भी ज्यादा वो हिंदुत्व की, संघ की प्रयोगशाला, जमीन वो सब है, और वहां शिवराज सिंह चौहान गए। अब शिवराज सिंह चौहान चूंकि आपातकाल में जेल भी गए हैं, संघ के पुराने स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद में काम किया, युवा मोर्चा में काम किया, और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो ढेर सारे हैवी वेट हुआ करते थे। उस वक्त मध्य प्रदेश भाजपा कोई कमजोर नहीं थी। अच्छा, अच्छी बात यह कि मध्य प्रदेश भाजपा हमेशा ही मजबूत रही। अब वहां से लेके आप सफर देखिए, बीच में थोड़ा बहुत कभी कम हुआ, 18 में सरकार चली गई, लेकिन जब सरकार आई तो ज्योतिरादित्य 22 विधायक लेकर आते हैं। उसके बावजूद जब मुख्यमंत्री बनाना हुआ तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई विकल्प नहीं। अब एक तो ये है कि ये ऊंचे ललाट वाले लोग हैं भाजपा में, तो ऊंचा ललाट होने पे जो है वो थोड़ा किस्मत भी अच्छी हो जाती है।
लेकिन कर्म और किस्मत ऊंचे दोनों ललाट साथ वाले तो चलते हैं। सभी आप सभी हैं। नहीं, हम लोगों का ऊंचा ललाट तो ये जिसको कहते हैं ना कि इधर उधर में चला गया है। अब राहुल जी का तो ऊंचा ललाट वो कुछ होगा, ललाट हो सकता है। ललाट कहाँ खत्म हो रहा है वहाँ जाता हूं। लेकिन ये ऊंचे ललाट वाले जो जब है, ये शुरुआत होती है ना तो आदमी डिनायल मोड में होता है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। नहीं ठीक है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान उन सब को स्थापित करते हुए, जितनी धारणाएं थी उसको तोड़ते और अपने आप को स्थापित करते हुए आगे बढ़े। और अगर आप ध्यान से देखें तो बिहार की चर्चा खूब होती है, लेकिन सब भूल गए कि दिग्विजय सिंह जी जो मध्य प्रदेश शासन 10 साल चलाए तो क्या किया उन्होंने, खड्डे वाली सड़क। और मुझे तो भैया याद है, हम तो अपने इलाहाबाद से भोपाल तक यामाहा RX 100 बाइक हुआ करती थी, उससे गए हैं दिग्विजय सिंह के राज में। और आप समझिए कि वो रीवा, शंकरगढ़, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह होते हुए जब हम भोपाल पहुंचे तो गति हो गई थी। और उसके बाद जो शिवराज सिंह चौहान का शासन आया, सड़क और बिजली ये शुरुआती सुधार थे। और उसके बाद एग्रीकल्चर को जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने ठीक किया, वो ट्रांसफॉर्मेशन था, वो अपने आप में कमाल की बात थी। उन जगहों पर शिवराज सिंह चौहान लेकर भारतीय जनता पार्टी को गए। और जो सबसे बड़ी बात थी जिसको ज्यादा प्रशंसा करनी चाहिए, पार्टी, संगठन, संघ उसके साथ लेकर गए। मुझे ये एक सबसे बड़ी चीज दिखती है कि वो कल आपने बात करते हुए इसी कहानी कुर्सी में बहुत सारा डेटा दिया था कि मध्य प्रदेश में कृषि सेक्टर को आगे लाने में क्या भूमिका है शिवराज सिंह चौहान, बड़ा इंटरेस्टिंग था वो। मोर देन 10% की ग्रोथ रेट एक दशक से अधिक समय तक, देश के सबसे ज्यादा FPO अगर कहीं जिसको कहते हैं ना कि सफल तरीके से चल रहे हैं, उसको मैं FPC कहता हूं, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, जब बन के वो डायरेक्टर किसान हो जाते हैं तो FPC में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंपनी हो जाती है, उन्हीं की शेयर होल्डिंग होती है, वो सबसे ज्यादा वो चल रहे हैं। उसी मध्य प्रदेश में भावांतर योजना ने देश के अलग अलग हिस्सों में राज्यों को समझाया कि इस तरह से किया जा सकता है, जो कायाकल्प वहां एग्रीकल्चर सेक्टर का किया है। और कमाल की बात यह है कि जैसे कहते हैं ना, जैसे योगी जी ने यहां भी ODOP शुरू किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने जिस क्षेत्र की जो उपज है उसके लिहाज से योजना बनाई। और मेरा यह मानना है कि सबसे बेहतर चयन अगर कृषि मंत्री के तौर पर किसी का हो सकता था तो यही है। और दूसरा, सबसे हाथ पकड़ के बैठ के बात कर सकते हैं। अगर किसान जमीन पर बैठा हो तो ये भी पलथी मार के बैठ जाएंगे। पंजाब के किसानों को भी मना लेंगे कि नहीं? अब देखिए, उसमें थोड़ा सा मेरा मतैक के नहीं है। पंजाब के किसान तो मान जाएंगे, लेकिन जिन खालिस्तानी एलिमेंट्स के लिए रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था, उनको तो मना पाना किसी के वश का नहीं है। अभी देखो, खबर आ रही है कि जिस CISF महिला ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था, वैसे तो हम लोग भी बहुत आक्रामक हुए थे, बहुत उग्र हुए थे, और किसान संगठनों ने सम्मान वगैरह किया। लेकिन मेरा मानना है कि अगर उसने माफी वगैरह मांग ली है, उसको शर्म आ रही है अपने किए पर, तो उसको माफ भी किया जाना चाहिए, यह भी आवश्यक है। अच्छा ठीक है, शिवराज सिंह चौहान अब देखिए कैसा काम करते हैं, ये तो अब कुछ महीनों के बाद ही किसी के काम का आकलन किया जा सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज सबकी राय ये थी कि ये विभाग उनके पास जाना चाहिए। और ट्रैक रिकॉर्ड उनका अभी त्रिपाठी जी ने बड़े अच्छे से बता दिया कि MP में वो किसानों के साथ कैसा काम करके आ रहे हैं, तो इस लिहाज से एक बहुत अच्छा चयन है। देखिए, अच्छा चयन है, बिल्कुल है कि जैसे अभी हर्षवर्धन जी बोल रहे थे FPOs, खैर मैं उससे थोड़ा सा मैं टेक्निकल उसमें जाऊं उससे पहले आप ये मानते हैं ना कि मतलब शिवराज सिंह चौहान के साथ इस बार इंसाफ हुआ है? बहुत से लोगों को लगा था कि इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, बहुत से लोगों को लगा भी यार तो गलत है। नहीं, देखिए, इंसाफ भी हुआ है और दूसरा ये भी है कि उनको मंत्रालय बहुत अच्छे मिले हैं। वो है, उसी की बात कर रहा हूं। एक लाइन में बोल दूं, ये अरे भाई, जब से शिवराज जी हैं तब से सत्ता में है। अब देखिए, वो बहस लंबी हो जाएगी, लेकिन वो अब भाई आपको राज्य जिता करके दिया, ये बात सही है। लेकिन ठीक है, 6 बार के सांसद, लगातार विधायक, 4 बार के मुख्यमंत्री, और पार्टी ने सब कुछ दिया है, इसीलिए वहां खड़े हैं। देखिए, किसान आंदोलन की जहां तक बात है कि जो एक्सपेक्टेशन, अगर हम सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन करें, खैर कृषि मंत्रालय को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं क्योंकि मैंने एक चैनल चलाया कृषि पे, क्या बात तो मैं ये मानता हूं कृषि मंत्रालय में सिर्फ यही इशू नहीं है कि भाई आपको किसानों को करना है, बहुत सारे इश्यूज, और बहुत बड़ा मंत्रालय है, बहुत काम होता है वहां पर। ये बात सही है कि उनको ऐसा मंत्रालय दिया गया जिसमें रूरल डेवलपमेंट भी है, रूरल डेवलपमेंट में बहुत सारे और काम आते हैं, तो वो अच्छा बनता है। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मंदसौर की एक घटना हुई थी 2018 में, जिसमें किसान मारे गए थे, वो शिवराज सिंह चौहान के अंडर ही हुई थी। लेकिन उस घटना से आगे बढ़कर, उससे सुलझाकर, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान दोबारा जीतते रहे हैं, उससे तो ये समझ आता है ना कि उन्होंने मैनेज किया। वो घटना तो हो गई, लेकिन उन्होंने मैनेज किया
और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो कृषि मंत्रालय को मैनेज कर पाएंगे। वैसे सारी पर्सनैलिटी उनकी वो ये कंसेंसस बना करके चलो, सबको साथ लेकर के चलो, सिर्फ सबकी दो ही सुनो। राज्य है ना, दो ही राज्य मानते हो ना, पंजाब है और हरियाणा है, जहां पे किसान आंदोलन बहुत ज्यादा उसमें है और वो है। बाकी सारा देश भी तो है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है जो है वो गेहूं, दूसरा उत्तर प्रदेश बहुत सारा प्रोड्यूस करता है। खैर एफपीओज बिहार में सबसे ज्यादा है, मैं वो नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे अनाज का है और बहुत सारे किसान, बड़े बड़े खेत, आप अगर मध्य प्रदेश आपने बाय रोड ट्रेवल किया हो तो बड़े बड़े खेत, जहां तक देखो खेत ही खेत दिखाई देते हैं आपको। ठीक है। और मैंने तो अभी रिसेंटली ट्रेवल किया है, मैं मऊ तक बाय रोड गया था, तो वहां पर सड़कें बहुत अच्छी तो हैं। हैवी तो वेट मैनेज- मंत्रालय मिले मैनेज हैं, बहुत अच्छा पसंद था। का उनका मंत्रालय है, जहां उनका कुछ एक्सपर्टीज भी है, वो काम उनको दिया गया। बिल्कुल, अच्छा करना चाहिए शिवराज जी को। सर एक कमेंट शिवराज जी, और आगे बढ़ूं मैं। हाँ, देखिए, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय को लेकर वो कितने जागरूक और उत्साहित रहते हैं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार आई और शरद पवार कृषि मंत्री बने तो शिवराज सिंह चौहान पहले विपक्षी दल के मुख्यमंत्री थे जो 72 घंटे के अंदर दिल्ली आते हैं और शरद पवार से मिलते हैं और कहते हैं कि सत्ता बदल गई है, आपकी सरकार आ गई, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है, केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एग्रीकल्चर पर मध्य प्रदेश की तरफ आप ध्यान दें और आपको कोई भी सहयोग राज्य से चाहिए होगा तो मैं आपके साथ हूं। मैं चाहता हूं केंद्र भी आप उतना ही मेरे राज्य को सहयोग करे। कांग्रेस सरकार का कोई मुख्यमंत्री मिलने नहीं आया था। शिवराज सिंह चौहान पहले व्यक्ति थे जो 72 घंटे के अंदर दिल्ली आते हैं और शरद पवार से मिलने जाते हैं और अपने एग्रीकल्चर के बारे में उन्हें क्या तकलीफ है, क्या चाहिए और क्या सहयोग चाहिए केंद्र सरकार से, वो उसका जिक्र करते हैं। उसके बाद जो 2014 में राधा मोहन सिंह बनते हैं तब भी शिवराज सिंह चौहान पहले उनसे मिलने आते हैं और जब नरेंद्र सिंह को मंत्रालय मिलता है तो सबसे पहले नरेंद्र सिंह जब भोपाल जाते हैं तो शिवराज सिंह चौहान उन्हें अपने लंच पर घर पे बुलाते हैं और एग्रीकल्चर की पूरी बातें करते हैं, कैसा करना है। ये बताता है कि शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मंत्रालय को लेकर कितने मतलब सेंसिटिव रहे, जागरूक रहे, उन्हें पता है क्योंकि वो किसान के बेटे हैं, घर में खेती बाड़ी देखी है। और जब मुख्यमंत्री बने थे तो मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में गए थे, बुधनी से विधायक थे वो, तो वहां पर उन्होंने हल चलाया, ट्रैक्टर चलाया था। किसान के बेटे तो बहुत लोग अपने चुनावी एफिडेविट में लिख लेते हैं, ये असल वाले मुख्यमंत्री बनने पर यह व्यक्ति ने हल चलाया, वहां पर बेटे भी ट्रैक्टर चलाया, बरसों सांसद रहने के बाद भी किसान है। हाँ। तो ये बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री रहते हैं, आप अपने क्षेत्र में जाते हैं और हल चलाते हैं वहां पर। ठीक, शिवराज सिंह चौहान एक अच्छा चयन, देखें आगे कैसा काम करते हैं। दूसरा मैं बात करना चाह रहा था एमएल खट्टर साहब की, मनोहर लाल खट्टर साहब की। हालांकि उन्होंने खट्टर नहीं बोला अपने शपथ जब वो ले रहे थे, उन्होंने कहा मनोहर लाल, मैं मनोहर लाल। तो मनोहर लाल जी की बात करें, अर्बन डेवलपमेंट, ऊर्जा, इनको भी बड़े भारी मंत्रालय दिए गए। बिल्कुल, देखिए मनोहर खट्टर को बड़ा मंत्रालय मिलना ही था। 2 बार के हरियाणा के मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बेहद ईमानदार है, मोदी जी के करीबी है, संघ पृष्ठभूमि से आते हैं तो संघ के भी लाड़ले नेता है अगर देखा जाए तो। और मुझे लग रहा है कि बड़ा मंत्रालय मिलने वाला था। कल हम डिस्कस कर भी रहे थे कि हो सकता है कि अर्बन डेवलपमेंट खट्टर साहब को मिले और अर्बन डेवलपमेंट उन्हें मिला है, साथ में ऊर्जा बड़ा मंत्रालय मिला है। अब इनके साथ मकान बनाने का एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा ऊर्जा को लेकर जो चल रहा है कि सोलर ऊर्जा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो घोषणाएं की, वो इनके अंडर आएगा या रिन्यूएबल एनर्जी वालों के अंडर? नहीं के सोलर बिजली नहीं, सोलर बिजली, रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा में सोलर बिजली पहुंचाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय का योगदान तो लगेगा ही ना उसमें भी। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वो पीएम सूर्य घर वाली सूर्य घर, वो तो सोलर में आ जाएगा तो अक्षय में हो जाएगा, रिन्यूएबल में। और 250 मेगावाट की जो डिमांड बढ़ती है गर्मी में, उसके लिए व्यवस्था करना भी इनके पास बड़ी जाहिर है, जिम्मेदारी होगी। तो बड़ा मंत्रालय मिला है और अच्छा मंत्रालय थोड़ी के पूरे देश में हर जगह 24 घंटे बिजली आने लगी है। हाँ। तो वो आपूर्ति करना, बिल्कुल वो वहां तक हम जाएं, और ये बहुत बड़ा काम है। देखिए आप, हम लोग, अब जितने हमारे व्यूअर्स हैं, हमें आप इंडिया टीवी को आप देश के हर कोने में सुनते हैं, देखते हैं, तो अब परिस्थितियां आप भी हमसे बेहतर जानते हैं। हम तो यहाँ दिल्ली में रहते हैं, बिजली फिर भी बेहतर आती है। नहीं, दिल्ली नोएडा में उस योजना में इतना तो है ना कि आपको जो डिस्कॉम्स होंगे, बिजली डिपार्टमेंट होगा, उससे भी कोऑर्डिनेट करना। जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि 2047 तक हमको देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसकी पहली बहुत बड़ी पहचान क्या है? 24 घंटे आपके घर में बिना अवरोध के बिजली आए। और 24 घंटे मतलब 24 घंटे, और उसमें यह नहीं कि शहर में आ रही है, गांव में 8 घंटे आ रही है, 12 घंटे आ रही है, हर जगह 24 घंटे बिना अवरोध के बिजली मिलनी चाहिए। तथ्य उदाहरण के साथ बताता हूं, जितने लोग कहानी कुर्सी की देख रहे हैं उनको हमेशा के लिए ध्यान में आ जाएगा। पहले किसी भी शहर में जब आप उसकी सीमा, जहां से रेलवे स्टेशन दिखने लगता था, वहां से आपको स्ट्रीट लाइट दिखनी शुरू होती थी। ये एकदम तथ्य के तौर पर बता रहा हूं। पिछले 20 सालों में कुछ बदलाव हुआ, थोड़ा शहर की सीमा तक आ गया। पिछले 10 सालों का बदलाव क्या है? जितने शहर हैं उनकी सभी जो मेन स्ट्रीट हैं, जो मुख्य सड़कें होती हैं, उस पर आपको तिरंगा लाइट दिखेगी और वो हर शाम जलती हुई दिखेगी। कोई 15 अगस्त 26 जनवरी को नहीं। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में बिजली का उत्पादन सरप्लस हो चुका है। सप्लाई की मुश्किलें हैं, डिस्कॉम्स की मुश्किलें हैं, राज्यों के समय से पैसा देने की मुश्किलें हैं। ठीक।
तो ये काम कर दें खट्टर साहब देश में तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नाम होगा, इनका बड़ा नाम भी मंत्रालय स्वर्णिम मिला है। अक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक। अच्छा, खट्टर साहब को अर्बन डेवलपमेंट भी साथ साथ मिला है, तो अब ये जो 2-3 करोड़ घर बनाए जाने हैं, बिल्कुल, इसमें इसमें बड़ा शहर पार्ट है। शहर वाला हिस्सा इनके अंदर आएगा। बिल्कुल बड़ा पार्ट है और बहुत जरूरी है। अब प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है, वो बनाना है, उसको किस तरह से बनाया जाएगा। देखिए ये सारी योजनाएं बाकी भी ऐसी- जो है अर्बन उसमें ग्रामीण विकास में आएगा ना, जो ग्रामीण घर वाले विकास- वहां बनाना, वो जो रूरल उसमें- वो शिवराज जी के अंदर वो आएगा। उसमें आएगा। हाँ, ठीक। तो जो घर बनाने हैं, देखिए ये बड़ा मुश्किल काम होता है, उसको बार बार मॉनिटर आपको करना पड़ता है। अगर आप ठीक से डिलीवर नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा जो स्कीम है, जो कि प्रधानमंत्री ने खुद स्कीम निकाली, उसकी बहुत ज्यादा निंदा होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय है और ये बहुत बड़ी स्कीम है जिसको इंप्लीमेंट करने का जिम्मा उनको दिया गया। प्रधानमंत्री चुनते हैं कि अच्छा कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि ये जो स्कीम है इसको इंप्लीमेंट कर सकता है, जो उनके करीबी तो ये मन के खट्टर करीब साहब चीज और हो। शिवराज सिंह चौहान दोनों की बिल्कुल, जिम्मेदारी बिल्कुल, होगी। 3 करोड़ घर आवास में देने होंगे। 2 करोड़ घर ये सरकार क्लेम करती है कि वो दे चुकी है, 3 करोड़ और घर वो बना करके देगी, खास तौर पर गरीबों को। तो ये दोनों काम हो जाएंगे। फिर तीसरा काम है, सी आर पाटिल साहब को लाया गया है गुजरात से यहां पर दिल्ली में, और उनको दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय, जो बहुत इस सेकंड कार्यकाल का जो प्रधानमंत्री का सबसे एम्बिशियस काम था। वो क्या था कि मैं देश के हर कोने तक, हर गांव तक और हर गांव के हर घर तक मैं नल से जल पहुंचाऊंगा। आपने तो देखा होगा दिल्ली में भी टैंकर लगते हैं कई इलाकों में, शर्म की बात है लेकिन होता है ऐसा। दिल्ली के हम जहां खड़े हैं यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर आपको दिखाई दे जाएगा टैंकर खड़े हुए, आपको दिखाई दे जाएंगे। तो शर्म की बात है। लेकिन अब इसमें बहुत कुछ काम हुआ। इसमें सी आर पाटिल साहब को ये काम लेकर के जाना है। कल निर्णय बता रहे थे हमारे जो गुजरात के ब्यूरो हेड है कि सी आर पाटिल साहब का भी एक इसमें अच्छा एक अनुभव है ये काम करने में। देखिए, सी आर पाटिल के बारे में एक बात लोगों को जानना चाहिए, वो डैशबोर्ड प्रोफेसर संगीत रागी जी आ गए, आ जाइए सर, आ जाइए। स्वागत आपका। सी आर पाटिल डैशबोर्ड पॉलिटिशियन है। अब आप कहेंगे डैशबोर्ड पॉलिटिशियन क्या होता है, तो शायद ही देश में कोई दूसरा ऐसा सांसद हो जिसके ऑफिस में एक डैशबोर्ड लगा हुआ है जो सांसद के क्षेत्र में चलने वाली सारी योजनाओं का लाइव मॉनिटरिंग करती है। अच्छा, उनका अकेला ऑफिस है। अब कोई और सांसद उस वहां जाकर अप्लाई किया हो, ले लिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2019 में वो अकेले सांसद थे भारत के जिनके कार्यालय को, जो उनका संसद का कार्यालय है, जो अपना संसदीय क्षेत्र है, उसको ISO 9001 मिला हुआ है। ISO 9001 बहुत बड़े जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं उनको ये मिल पाता है। और कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने एक बात कही थी कि खट्टर साहब और सी आर पाटिल ये दो ऐसे लोग होंगे जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी, जिसको कहते हैं ना कि बहुत जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं, और ये दोनों परियोजनाएं, चाहे आप हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट की बात करें या फिर नल से जल जो जल शक्ति मंत्रालय है, और गजेंद्र सिंह शेखावत उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे। वो तो वाटरमैन की छवि लेकर के आए थे। कहना अलग बात है, अब ठीक है, मतलब वो भी मंत्री ही हैं, अभी फिर से मंत्री हैं, एक मंत्रालय उनको मिला ही है। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जो नल से जल योजना थी, जो जल शक्ति मंत्रालय था, उसमें उतनी शक्ति नहीं थी। अब अगर ये सी आर पाटिल के हाथ में है तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि रफ्तार से काम होगा, उसकी जो स्केल और स्पीड है उसको मेंटेन करेंगे, जिसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार जानी जाती है। ठीक, प्रोफेसर साहब आज हम बात कर रहे हैं, कल देर रात पर पोर्टफोलियो बटे, तो जो हैवीवेट मंत्रालय खास तौर पर मिले हैं जिन व्यक्तियों को, मतलब जिम्मेदारी दी गई है और देश के वो काम उनको करने पड़ेंगे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान को किसानों के आय आमदनी बढ़ाने का जिम्मा है। कल हम लोग दिन में जो बात कर रहे थे वो हुआ। मैं कल जब पोर्टफोलियो बटा तो हमको इंडिया टीवी का वो कल का डिबेट याद आ गया। हाँ, तो आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। लार्ज एक आध को इधर उधर छोड़ दें। कृषि और ग्रामीण विकास शिवराज सिंह चौहान, जिसमें वो 2 करोड़ घर, जो 3 करोड़ नए मकान बनाने हैं, ग्रामीण वाला हिस्सा उनके अंडर भी आएगा। एमएल खट्टर अर्बन डेवलपमेंट, उसी में से जो शहरी का मकान बनने हैं वो इनके हिस्से आएगा। प्लस पावर, देश के कोने में 24 घंटे बिजली बिना अवरोध के पहुंचे, इनकी जिम्मेदारी। पावर में एक बहुत बड़ी बात है कि आपको फॉसिल फ्यूल से हटना है। आपने जो कमिटमेंट वर्ल्ड में किया हुआ है कि आपको जो है कोयले से ही बस बिजली पैदा नहीं करनी है, उससे आगे सोचना आपको हटना है उससे, तो वो भी एक बड़ा काम। सी आर पाटिल, जिनको हर घर पानी पहुंचाने का जिम्मा, तो ये तो बेसिक नेसेसिटी है ना, घर, किसानों का, ग्रामीण डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट। शिवराज सिंह चौहान, खट्टर साहब, सी आर पाटिल। मुझे लगता है बहुत जिसको कहते हैं बहुत विमर्श के साथ, और मुझे लगता है कि जो लोग जिन चीज़ों से जुड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री ने उनकी क्षमता देखी है, उसके आधार पर ये निर्णय लिया है।
और बहुत ही शानदार मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। हम कह सकते हैं जो बेसिक चीज़ों को आप यदि आप लेने जाएं, दो चार जिसके बारे में हम लोग कह सकते हैं, हम लोग ये मान करके चल रहे थे कि देखिए नितिन गडकरी का वो जगह नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से देश में हाईवेज का निर्माण हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, वो एक शानदार काम हुआ है। अश्विनी वैष्णव की बात है, जो बुलेट ट्रेन है वो 2026 से पहले क्वार्टर तक आने की बात है कि 2026 तक जो है वो बुलेट ट्रेन कम से कम जरूर इस देश में दिखाई देने लगे। तो एक बड़ा एक, और जितना रेलवे का नवीनीकरण हुआ है, शानदार काम किया है अश्विनी वैष्णव ने, खास करके मुझे लगता है पिछले वर्षों के अंदर रेलवे के अंदर बहुत अद्भुत काम किया है। पहले 5000 डबलीकरण होता था, अब 35,000 के आसपास डबलीकरण हुआ, साल का मैं बात कर रहा हूँ, किलोमीटर में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की। और मुझे लगता है कि जो लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि एक कंटिन्यूटी भी है और एक थोड़ा चेंज भी है। कंटिन्यूटी यदि आप देखेंगे, जो जितने भारी भरकम मंत्रालय हो करीब करीब बाकी उन्हीं जगह पर गए हैं जो पहले से उनको देख रहे थे। इसका मतलब है कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी का उन पर विश्वास है कि जो उन्होंने काम किया था वो बहुत अच्छा काम किया है, मोटा मोटी वो कंटिन्यू करने चाहिए। जो कुछ मंत्रालय में बदलाव आया है, जो आप कृषि का देख रहे हैं, तो हम लोग कल भी इसका बात का जिक्र कर रहे थे कि शिवराज सिंह एक बेहतर व्यक्तित्व हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं इस काम के लिए। और इस कारण के, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा अनुभव है, कई मंत्रालयों को कोऑर्डिनेट करने का अनुभव है, साथ में उनकी जो एक छवि है, छवि इस सेंस में कि वो ग्रासरूट से जुड़े रहने का, आम आदमी की तरह वो बातचीत करने का, कोई इस प्रकार का एरोगेंस उसमें नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि जो पहले के जो अर्जुन मुंडा में वो चीज नहीं थी या नहीं था, लेकिन ये अच्छी बात अभी याद दिलाई। ये तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं ना कि मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो 12 साल मुख्यमंत्री रह करके आया। बिल्कुल, तो मैं बेहतर समझता हूं देश को। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, सरकार में 4 ऐसे मंत्री हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, 7 उनको लेकर साथ। और वाकई एक मन में कहीं ना कहीं, जिससे भी अभी तक बातचीत हुई है शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, मंत्रालय को लेकर के, तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया है कि नहीं, बहुत अच्छा मंत्रालय सौंपा गया है और उनसे एक बहुत अच्छी उम्मीद की जा सकती है। खट्टर साहब, फिर देखिए प्रधानमंत्री के बहुत ही विश्वस्त हैं, बहुत ही करीबी हैं, दोनों ने साथ साथ काम किया है, संगठन में साथ काम किया है, आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो उनको लगता था कि ये जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस के को लेकर के, और साथ साथ कि ये हर जगह जो है वो अभी जिक्र किया जा रहा था कि हर जगह बिजली पहुंचे, हर घर तक बिजली पहुंचे, सुलभ हो, सस्ता हो। तो ये मंत्रालय निश्चित तौर पर, इस पर प्राइम मिनिस्टर की भी नजर रहेगी, पीएमओ की भी हमेशा मॉनिटरिंग रहेगी, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री इसको बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से उनका एक बेहतर तालमेल और तादात्म्य है। वही सीआर पाटिल के बारे में बात की जा सकती है। सीआर पाटिल जो है आज के दिन में अमित शाह जी के बाद, या हम कह सकते हैं कि अमित शाह के बाद जो सबसे विश्वस्त लोगों में से गुजरात के लिए आते हैं, उनमें से सीआर पाटिल जी हैं। और पिछले चुनाव के अंदर उनकी भूरी प्रशंसा की है। मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, जो अभी मैं सिर्फ इंडोर्स करूंगा जो अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा है। शानदार व्यक्तित्व के मालिक, एक बार भी कंस्टिट्यूएंसी में, कम से कम इलेक्शन के दरमियान वो कभी नहीं जाते हैं, कभी भी अपने कैंपेन में अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जाते हैं, और 7.5 लाख से जीत करके आते हैं। ये इसका मतलब है कि इनका काम बोलता है, इनका मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है। ये कहने में कभी गौर नहीं महसूस करते कि मैं एक सिपाही था, एक हवलदार था और वहां से मैं इस राजनीति में आया हूं। बहुत लोग जानते नहीं है बात। नहीं, मैं फिर आपको बता रहा हूं ये, और ये बहुत गर्व से ये कहते हैं कि मैं इतने दिनों तक हवलदार रहा हूं, सिपाही रहा हूं, उसके बाद मैं राजनीति में आया हूं। और गुजरात में आप देखिए तो गुजरात में प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा कि एक दिन से ज्यादा उन्होंने ये नहीं किया।